हेलो दोस्तों, मैं अलका पटेल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। ये क्लास बिहार शिक्षक भर्ती के लिए है। इस क्लास में हम लोग बिहार के भूगोल से आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जितने भी पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं उन पॉइंट्स को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि इस क्लास से और लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखते हैं, दिया है बिहार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है तथा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। ठीक, देखिए ध्यान से, बिहार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है और 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। आगे दिया है, भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित बिहार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है। देखिए जो क्या कह रहा है, भारत के पूर्वी भाग में स्थित बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसका देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में लगभग 2.8% हिस्सा है। आगे दिया है, बिहार की जो क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से भारत का जो बिहार 12वां सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा? बिहार जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, कब? जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात ये 12वां सबसे बड़ा राज्य है और राज्यों के एवं केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से 13वां स्थान लद्दाख जो है वो केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात है। ठीक, जो केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के समग्र रूप से इसका कौन सा 13वां स्थान है। लद्दाख को जब केंद्र शासित प्रदेश में शामिल किया गया उसके पश्चात का ये है। आगे है, आगे दिया है बिहार की भूगर्भिक संरचना। इसमें दिया है चट्टानों के प्रकार और ये चट्टानें कहाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं। दिया है चट्टानों के प्रकार में धारवाड़, ये कहाँ किस क्षेत्र में है। तो देखिए ये कह रहा है दक्षिण पूर्व बिहार, जैसे कौन सा आता है, मुंगेर है, जमुई है, नवादा है, अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक, इस क्षेत्र में। आगे है विंध्यन, ये देखिए ये जो चट्टान है ये किस क्षेत्र में, ये दक्षिण पश्चिम बिहार कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाए जाते हैं। आगे है, आगे दिया है टर्सियरी। देखिए जो टर्सियरी चट्टान है वो कहाँ, बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में मुख्यतः कहाँ, पश्चिम चंपारण में पाया जाता है। आगे है क्वार्टनरी। ठीक, क्वार्टनरी, इसमें देखिए हिमालय और छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के भागों में पाया जाता है और बिहार के अधिकांश भागों में ये चट्टान पाई जाती। कौन सी? क्वार्टनरी चट्टान। आगे देखते हैं, आगे दिया है भू आकृतिक विभाजन। ठीक, भू आकृतिक विभाजन के अंतर्गत क्या दिया है देखते हैं। कह रहा है बिहार को मुख्यतः 3 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। किसमें किसमें? शिवालिक श्रेणी में, बिहार का मैदान और दक्षिणी पठारी क्षेत्र में। तो जो बिहार को कितने भू आकृतिक प्रदेशों में? 3। पहला है शिवालिक श्रेणी, दूसरा है बिहार का मैदान और दक्षिणी पठारी क्षेत्र। आगे दिया है बिहार की सुमेश्वर या सोमेश्वर जो श्रेणी है और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल में कब हुआ? प्लीस्टोसीन काल में हुआ। ठीक, आगे दिया है शिवालिक श्रेणी का विस्तार बिहार में पश्चिम चंपारण के उत्तरी भाग में है। आगे देखते हैं,
आगे कह रहा है इसे रामनगर, दून, सुमेश्वर श्रेणी एवं हरहा घाटी के रूप में उपविभाजित किया जा सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है सुमेश्वर श्रेणी का विस्तार पश्चिम चंपारण जिले में है। कहाँ है? सुमेश्वर श्रेणी का जो विस्तार है वो पश्चिम चंपारण जिले में है, जिसकी सर्वोच्च श्रेणी जो है वो क्या है? फोर्ट सुमेश्वर। देखिए फोर्ट सुमेश्वर है, ये कितनी है, कितने मीटर ऊंची है? तो ये 880 मीटर ऊंची है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है इस क्षेत्र में सुमेश्वर, भिखना ढोरी और कापन तथा हरहा प्रमुख दर्रे हैं, जिनसे भारत और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बनता है। तो इस क्षेत्र में कौन कौन? देखिए सुमेश्वर, भिखना ढोरी, कापन और हरहा, ये सारे प्रमुख दर्रे हैं। आगे अगले पॉइंट में दिया है बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटा जा सकता है। किसमें किसमें? गंगा का उत्तरी मैदान और गंगा का दक्षिणी मैदान। आगे देखते हैं। गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत क्या कह रहा है कि गंगा के मैदान का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? देखिए गंगा के जो मैदान का क्षेत्रफल है वो 90,650 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 96.27% है। यह मैदान उत्तर में शिवालिक श्रेणी से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। आगे दिया है भूगर्भिक दृष्टि से यह मैदान अग्रभीर है। क्या है? अग्रभीर है। आगे दिया है अगला पॉइंट, गंगा का उत्तरी मैदान गंगा में उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना है। जो गंगा का उत्तरी मैदान है वो किसमें? वो उत्तर दिशा से मिलने वाली जो गंगा की सहायक नदी हैं उनके अवक्षेप से बना है। जबकि जो गंगा का दक्षिणी मैदान है वो गंगा में दक्षिण दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना है। तो इसमें देखिए ध्यान देना है कि जो उत्तरी मैदान है वो उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना है, और जो दक्षिणी मैदान है वो दक्षिण दिशा से आने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना है। आगे अगला पॉइंट कह रहा है कि उत्तरी मैदान का विस्तार पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण तराई क्षेत्र कौन? समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार आदि जिलों में है। उत्तरी मैदान का जो विस्तार है वो पश्चिम और पूर्वी चंपारण, ठीक, तराई क्षेत्र में, जो समस्तीपुर है, बेगूसराय, सरहसा, कटिहार आदि जिलों में है इसका विस्तार उत्तरी मैदान का। आगे दिया है आगे है बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग पाया जाता है, जिसे क्या? चौर या मन कहा जाता है। और चौर का प्रमुख उदाहरण पश्चिम चंपारण का लखनी चौर और पूर्वी चंपारण का बहादुरपुर और सुंदरपुर चौर आदि हैं। आगे है दक्षिणी मैदान। देखिए अगले पॉइंट में क्या कह रहा है कि दक्षिणी मैदान गया, राजगीर, गिरियक, बराबर, खड़गपुर, शेखपुरा, जमालपुर, बिहार शरीफ आदि पहाड़ियों से घिरा त्रिभुजाकार मैदान है। आगे दिया है इस क्षेत्र में टाल निम्न भूमि को कहा जाता है। ये क्षेत्र पाए जाते हैं जिनका विस्तार पटना से लखीमसराय तक। इस टाल क्षेत्र में बढ़हरिया और मोकामा टाल क्षेत्र प्रसिद्ध हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दिया है गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशिष्ट आकृति क्षेत्र दियारा भूमि है। देखिए क्या कह रहा है कि गंगा के मैदान में जो बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशिष्ट आकृति क्षेत्र है वो क्या है? वो दियारा भूमि है। आगे दिया है उत्तरी जो गंगा मैदान है इसमें चौर क्या है? निम्न भूमि है, और मन गोखुर झील की आकृति पाई जाती है। दक्षिणी पठारी क्षेत्र देखते हैं। दक्षिणी पठारी क्षेत्र के अंतर्गत दिया है यह पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में बांका तक विस्तृत है। जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ? पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व तक कहाँ? बांका तक
विस्तृत है और यह नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से बना होता है। किन किन चट्टानों से बना है दक्षिणी पठारी क्षेत्र? तो नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से मिलकर बना है। इसके अंतर्गत रोहतास और कैमूर जिले में कैमूर का पठार, जहां बलुआ पत्थर मिलती हैं। आगे दिया है आगे कह रहा है गया, मंदार, बराबर और जेबियन की पहाड़ियाँ, राजगीर और शेखपुरा पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ, मुंगेर और जमालपुर की पहाड़ियाँ हैं। ठीक, आगे है अगला पॉइंट, सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करने वाली नदी कौन सी है? तो वो सोन नदी है। आगे है बिहार की प्रमुख नदियां, इनके अंतर्गत देखते हैं हम लोग क्या है। बिहार में 3.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जल का विस्तार है। तो जो बिहार में जल का विस्तार है वो कितने हेक्टेयर है? वो 3.82 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में है। जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? 4.1% हिस्सा है। आगे है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा रेखा निर्धारित करती हैं। ठीक, देखिए क्या कह रहा है, कर्मनाशा है, गंडक है और घाघरा नदी जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य जो सीमा बनती है उनको निर्धारित करती है। आगे दिया है बिहार की सीमा में बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी गंगा है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान से देखिए, याद रखिएगा कि बिहार की सीमा में जो बहने वाली नदी है वो सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी वो गंगा है। आगे कह रहा है कि यह बिहार में भोजपुर और सारण जिले के मध्य सीमा बनाती हुई प्रवेश करती है। जो गंगा नदी है वो बिहार में भोजपुर और सारण जिले के मध्य सीमा बनाती हुई प्रवेश करती है। और गंगा की जो सहायक नदियों में कौन कौन नदी है? गंडक है, सोन है, पुनपुन, घाघरा, घाघरा कोई क्या, सरयू, और कोसी, महानंदा इत्यादि जो है नदियाँ वो प्रमुख हैं जो गंगा की सहायक नदियों में आती हैं। आगे कह रहा है अन्नपूर्णा पहाड़ी से निकलकर गंडक नदी नेपाल होते हुए उत्तर बिहार के हाजीपुर और सोनपुर नामक नगरों अन्नपूर्णा पहाड़ी से निकलकर गंडक नदी नेपाल होते हुए उत्तर बिहार के हाजीपुर और सोनपुर नामक नगरों से बहती हुई मुजफ्फरपुर तथा सारण जिले की सीमा बनाती हुई गंगा में मिल जाती है। आगे कह रहा है सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकली बूढ़ी गंडक कहाँ? पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिले में बहती हुई कहाँ? खगड़िया में गंगा में मिल जाती है। जो सोमेश्वर की पहाड़ी से निकली हुई बूढ़ी गंडक है वो कहाँ? पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिले में बहती हुई खगड़िया में गंगा में जाकर मिल जाती है। इसे गंगा की 7 धाराओं में से एक मानी गई गंडकी नदी का प्रतिरूप माना जाता है। इसे शुरुआत में ही सिकराना नदी के नाम से भी जाना जाता है। और बाढ़, देखिए किस नदी के नाम से जाना जाता है उसको? तो सिकराना नदी के नाम से। आगे कह रहा है बाणगंगा, हरहा, मनियरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। आगे दिया है हिमालय की महाभारत श्रेणियों से निकली बागमती नदी बाढ़ के दिनों में अक्सर अपना प्रवाह मार्ग बदल देती है, जिससे दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिले में अत्यधिक जानमाल की हानि होती है। और लाखनदेई, चकनाहा, लाल बकेया, जमुने, बागमती, कोला इसकी प्रमुख सहायक नदियां मानी जाती हैं। आगे है नेपाल के सप्तकोशिकी से निकलने वाली कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। इस नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। किस नदी को? तो कोसी नदी को। ये गंगा में मिलने से पूर्व स्वयं डेल्टा बनाती हैं। जो ये कोसी नदी है ये गंगा में मिलने से पहले जो है अपना डेल्टा बनाती है। आगे दिया है
अमरकंटक से निकलकर सोन नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और पटना जिलों की सीमा बनाती हुई पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। देखिए ध्यान से, अमरकंटक से निकलकर जो सोन नदी है वो झारखंड के पलामू और बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और पटना जिलों की सीमा बनाती हुई पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। आगे दिया है, फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और गया के निकट इसका विशाल पाट है। आगे अगला पॉइंट कह रहा है कि बिहार के बेगूसराय में कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल है या आर्द्रभूमि स्थल की झील है। तो बिहार के जो बेगूसराय में कांवर झील है वो एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल की झील मानी जाती है। आगे देखते हैं, आगे दिया है बिहार की प्रमुख नदियां। इसमें देखते हैं, दिया है नदी दी है, उद्गम है, इसका जो मुहाना या फिर संगम है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनको देखते हैं हम लोग। तो गंगा, इसका जो उद्गम है वो गंगोत्री के गोमुख से, कहाँ, उत्तराखंड से है, और इसका जो संगम है वो कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक, आगे है इसकी जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। तो पटना, बक्सर, मोकामा, ध्यान से देखिए, पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर जिले में गंगा के तट पर स्थित है। ठीक, आगे है भोजपुर और सारण जिलों के बीच सीमा बनाते हुए बिहार में प्रवेश करती है कौन, गंगा नदी। ठीक, और बिहार में जो इसकी लंबाई है वो 405 किलोमीटर मानी जाती है या 405 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे है कि गंगा नदी के किनारे स्थित जो बिहार के ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो 12 ज़िले हैं। कौन कौन उनमें आते हैं, भोजपुर है, सारण है, बक्सर है, वैशाली, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, लखीसराय और मुंगेर। ये 12 ज़िले हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं बिहार के। आगे है सर्वाधिक लंबाई पटना जिले में है। जो गंगा नदी है उसकी सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो कहाँ है, तो वो पटना जिले में है। आगे दिया है कि गंगा नदी के, देखिए गंगा नदी में उत्तर दिशा में मिलने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोसी है, महानंदा और बया नदी। ये नदियाँ उत्तर दिशा से मिलने वाली हैं। दक्षिण दिशा से जो मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियाँ हैं उनमें सोन है, पुनपुन है, कर्मनासा है, क्यूल है, फल्गु, काओथोरा, धर्मावती, गांगी और बदुआ नदी आती हैं। ठीक, आगे अगली नदी दी है घाघरा, जिसको हम क्या, सरयू भी कहते हैं। तो इसका जो उद्गम है वो कहाँ, वो मापचा चुंगो ग्लेशियर, तिब्बत पठार से। ठीक, और इसका जो संगम है वो गंगा नदी रेविलगंज, सारण में है। जो घाघरा नदी है ये देखिए गुठानी, सीवान के समीप बिहार में प्रवेश करती है। कौन, घाघरा नदी। आगे है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण भी कौन नदी करती है, तो वो घाघरा नदी करती है। आगे है सहायक नदी जो घाघरा की है वो राप्ती और महाकाली है। ठीक, आगे अगली नदी है गंडक नदी। गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है वो है नेपाल, हिमालय, अन्नपूर्णा पर्वत और धौलागिरी श्रेणी के समीप है, और इसका संगम वो गंगा नदी, ठीक, पहलेजा घाट के निकट पटना में इसका संगम है या मुहाना है। और जो विशेषताएं हैं वो क्या है, नेपाल में सप्तगंडकी के नाम से फेमस है। कौन नदी, सप्तगंडकी के नाम से जो प्रसिद्ध नदी है वो गंडक नदी है। इसकी 7 जो मुख्य सहायिकाएं हैं कौन कौन है, त्रिशूली, बूढ़ी गंडक, मसियांग गदी, सेती, दरौंदी, मांदी, काली गंडक। ठीक, देखिए सप्तगंडकी के नाम से नेपाल में कौन फेमस है, तो वो है गंडक। आगे दिया है नारायणी शालिग्राम के नाम से भी फेमस है। कौन नदी, गंडक नदी, और गंडक नदी की जो लंबाई है वो 640 किलोमीटर है। आगे है हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर तट पर बसे नगर हैं। ठीक,
हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर जो है वो किसके, गंडक नदी के तट पर बसे हुए नगर हैं। आगे देखते हैं। अगली नदी है बूढ़ी गंडक। इसका जो उद्गम स्थल है वो चौतरवा और विशंभरपुर, पश्चिम चंपारण। ठीक, इसका जो मुहाना या फिर इसका संगम है वो है गंगा नदी खगड़िया के निकट। और जो बूढ़ी गंडक की लंबाई है वो 320 किलोमीटर लगभग है। मसान, बलौर, पंडई, सिकटा, तिलवे, तिऊर, धनौती, कोहरा, दंडा आदि जो हैं वो इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक, और बाढ़ के दिनों में ये अपना मार्ग बूढ़ी गंडक बदल लेती है। और बिहार में गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी मानी जाती है वो बूढ़ी गंडक ही मानी जाती है। ये पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है कि बिहार में गंगा की जो सबसे बड़ी नदी मानी जाती है वो कौन है, तो वो बूढ़ी गंडक है। आगे है, अगली नदी है बागमती। इसका जो उद्गम स्थल है वो शिवपुरी श्रेणी, हिमालय, नेपाल से। ठीक, और इसका जो संगम है वो कोसी नदी, बदला घाट। बागमती नदी की जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो 589 किलोमीटर है। और बिहार में जो लंबाई इसकी है वो 394 किलोमीटर मानी जाती है। और सोरावती ग्राम डेंगा, सीतामढ़ी जिले में, बिहार में ये प्रवेश करती है। कौन, बागमती नदी। आगे अगली नदी है कमला बलान। इसका जो उद्गम स्थल है वो महाभारत श्रेणी, सिंधुलियागढ़ी, नेपाल से है। ठीक, और इसका जो संगम है वो बागमती बदला घाट के पास से है। तो जो कमला बलान है ये मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध नदी है। और मैनावती, धौरी, बलान मुख्य सहायक नदियां हैं कमला बलान की। इन नदियों के मिलने के बाद इसका नाम कमला बलान हो जाता है। किन किन, मैनावती, धौरी और बलान, ये सहायक नदियाँ, और इन्हीं नदियों के मिलने से इसका नाम कमला बलान हो जाता है। आगे दिया है मधुबनी जिले में जयनगर के पास भारत में ये प्रवेश करती है। कमला बलान बेसिन की मुख्य नदी की बिहार में कुल लंबाई कितनी है, 120 किलोमीटर है। ठीक, आगे अगली नदी है कोसी नदी। कोसी नदी के अंतर्गत देखते हैं, कोसी नदी का जो उद्गम स्थल है वो नेपाल एवं तिब्बत है। और इसका जो संगम है वो गंगा नदी कुर्सेला, कटिहार जिले में है। ठीक, आगे है इसकी जो विशेषताएं हैं कोसी नदी की वो क्या हैं, तो वो अरुण, सुनकेसी और तैमूर कोसी के संगम से कोसी बनती है। किसके किसके, अरुण, सिनकेसी और तैमूर कोसी के संगम से बनती है। ठीक, आगे है भारतीय सीमा में भीमनगर के समीप सुपौल जिला से ये प्रवेश करती है। कौन, कोसी नदी। और मार्ग परिवर्तन के लिए ये नदी कुख्यात है और बिहार का शोक भी इसी नदी को कहा जाता है। और कोसी नदी की जो बिहार में लंबाई है वो है 260 किलोमीटर। ठीक, आगे देखते हैं अगली नदी। अगली नदी दी है महानंदा। इसका जो उद्गम स्थल है वो दार्जिलिंग है। और जो संगम है वो कहाँ, गंगा नदी गोदागारी घाट, बांग्लादेश से। ठीक, इसकी जो विशेषताओं में है वो महानंदा दार्जिलिंग से निकलती है। कहाँ से निकलती है, तो दार्जिलिंग से निकलती है। और उत्तर दिनाजपुर, बिहार के किशनगंज, मालदा, पश्चिम बंगाल होते हुए ये बांग्लादेश में गंगा से मिल जाती है। कौन, महानंदा। अगली नदी है सोन नदी। इसका जो उद्गम स्थल है वो मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी, मध्य प्रदेश। ठीक, आगे है इसका जो संगम है या मुहाना है वो गंगा नदी पटना के निकट है। ठीक, आगे है सोन नदी के जो विशेषताओं में है, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार में प्रवाहित होती है। कौन, सोन नदी। ठीक, और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें आता है वनास, गोपद, रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल। अगली नदी है पुनपुन नदी। इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर, पठार, पलामू, झारखंड से है। इसका जो मुहाना या संगम है वो गंगा नदी फतुहा, पटना में। और सहायक नदी कौन है पुनपुन नदी की, तो मोरहार और दरधा, ये सहायक नदी मानी जाती है पुनपुन की। कहाँ है इसका उद्गम स्थल, तो छोटा नागपुर, पठार से।
आगे है अगली नदी कर्मनाशा नदी। इसका उद्गम स्थल कैमूर पर्वत या कैमूर बिहार से है। इसकी जो संगम है, इसका जो मुहाना है वो गंगा नदी चौसा। ठीक, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच ये सीमा बनाती है। कौन नदी? कर्मनाशा नदी। ठीक, देखिए कौन नदी है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा, तो वो कर्मनाशा नदी है। आगे कह रहा है बिहार में इसे अशुभ अपवित्र नदी माना जाता है। ध्यान से देखिए कि कौन सी नदी है बिहार में जिसे अशुभ या अपवित्र माना जाता है, तो वो कर्मनाशा नदी है। ठीक, आगे अगली नदी देखते हैं। अगली नदी रिया है अजय। इसका उद्गम स्थल क्या है? देवघर झारखंड। और इसका जो संगम है वो भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल। ये बिहार के मुंगेर जिले में प्रवाहित होती। कौन नदी? अजय नदी। ठीक, आगे अगली नदी है किऊल। इसका उद्गम स्थल तीसरी पहाड़ी क्षेत्र खड़गडीहा गिरिडीह झारखंड से है। ठीक, और इसका जो संगम है या मुहाना है वो गंगा नदी सूरजगढ़ लखीसराय से है। आगे है इसके जो विशेषताओं के अंतर्गत दिया है बिहार और झारखंड में ये प्रवाहित होती है। कौन? किऊल। ठीक, जमुई लखीसराय किऊल नगर तट पर स्थित है। आगे देखते हैं अगली नदी है फल्गु। इसका जो उद्गम स्थल है वो लीलाजन निरंजना और मोहना के संगम से गया बिहार में। ठीक, आगे इसका जो संगम है या फिर मुहाना वो कौन? पुनपुन नदी है। ठीक, बौद्धों एवं हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है फल्गु नदी। और पितृ पक्ष के दौरान पिंडदान के लिए ये नदी सबसे फेमस मानी जाती है। भारत का सबसे लंबा रबड़ डैम गया जी डैम किस नदी पर है? तो वो फल्गु नदी पर है। आगे देखते हैं कांवरताल या कांवर झील को जुलाई 2020 में रामसर आर्द्रभूमि स्थल के रूप में घोषित किया गया। यह 26.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। कांवरताल जो है उसको 2020 में रामसर आर्द्रभूमि स्थल के रूप में घोषित किया गया और इसका जो क्षेत्रफल है वो 26.20 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। देखते हैं जो महत्वपूर्ण जलकुंड है उनमें क्या क्या है। तो जो जलकुंड है बिहार के लिए आपके एग्जाम की दृष्टि से फेमस, उनको हम लोग देखते हैं। तो ब्रह्मकुंड, ब्रह्मकुंड का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? राजगीर, सबसे अधिक गर्म। कौन? ब्रह्मकुंड। ठीक, आगे है सूर्यकुंड। सूर्यकुंड का उद्गम स्थल राजगीर है। ऋषि कुंड का उद्गम स्थल मुंगेर है। लक्ष्मण कुंड, इसका भी मुंगेर है उद्गम स्थल। अगला है सप्तधारा या सप्तधरवा, इसका उद्गम स्थल राजगीर है। और मखदूम कुंड, इसका उद्गम स्थल राजगीर है। सीता कुंड का मुंगेर है। रामेश्वर कुंड का मुंगेर। तो एक बार देखिए ध्यान से, ब्रह्मकुंड इसका उद्गम स्थल राजगीर है। सूर्य कुंड का उद्गम स्थल भी राजगीर है और सप्तधारा या सप्तधरवा का भी राजगीर है। मखदूम कुंड का भी राजगीर है। ठीक, बाकी ऋषि कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, इन सारे जो जलकुंड हैं इन सब का उद्गम स्थल वो मुंगेर है। आगे देखते हैं बिहार के प्रमुख जलप्रपात। इसके अंतर्गत देखते हैं क्या दिया है। नाम है, किस जिले से हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। बिहार के जो प्रमुख जलप्रपात में है तेल्हार कुंड, इसका जो जिला है वो कहाँ? कैमूर है। और तेल्हार कुंड की जो विशेषता है वो क्या है देखते हैं। दुर्गावती नदी के समीप है तेल्हार कुंड और कैमूर पठार पर अवस्थित है। ऊंचाई कितनी है तेल्हार कुंड की? तो 80 मीटर है। ठीक, अगला जो जलप्रपात है वो क्या है? करकटगढ़ चैनपुर, इसका जिला भी कैमूर है और ये कैमूर पर्वत श्रृंखला पर उत्तर प्रदेश सीमा के निकट है। ये जलप्रपात करकटगढ़ है। आगे है अगला जलप्रपात ककलोत। कौन है? ककोलत जलप्रपात। इसका जो जिला है वो नवादा जिला, ककोलत पहाड़ी पर अवस्थित है। ये जो ककोलत जलप्रपात है इसकी ऊंचाई है 150 से 160 फीट। आगे है अगला जलप्रपात तुतला भवानी प्रपात।
इसका जो जिला है वो है सासाराम। तुतला भवानी मंदिर के निकट ये जलप्रपात है। और मंझर कुंड, ये जलप्रपात भी सासाराम में है। तारा चंदी कैमूर पहाड़ी में है ये जलप्रपात। धुआं कुंड, इसका भी जो जिला है वो है सासाराम। मझहर कुंड के निकट धोबा नदी पर 30 मीटर ऊंचा है ये जलप्रपात। आगे है बिहार में कृषि जलवायु जोन। क्या कह रहा है, बिहार में कृषि जलवायु जोन। जोन क्या क्या है देखिए, जोन दिया है मिट्टी का प्रकार, औसत वर्षापात, तापमान कितना है, मुख्य फसल क्या है, जिला कौन कौन से हैं, ये सारे पॉइंट्स देखते हैं, एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। उत्तर पश्चिमी, मिट्टी का प्रकार कैसा है, मध्यम अम्लीय है। और जो वर्षापात है औसत वो 1235 है। ठीक, और जो तापमान है वो अधिकतम कितना है, तापमान 36.6 है। और यहाँ की जो मुख्य फसल है वो है चावल गेहूँ। और कौन कौन जिला है, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण। आगे है जोन में जलोढ़ मैदान। इसमें देखिए मिट्टी का जो प्रकार है वो भारी गठन है और बलुआही है, दोमट से चिकनी तक बाढ़ प्रवण है। और इसका जो न्यूनतम तापमान है वो कितना है, 7.7 है। ठीक, डिग्री सेंटीग्रेड। और मुख्य फसल क्या क्या है, मक्का है, आलू है, ईख, आम, लीची है। इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं वो सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज और बेगूसराय। ठीक, आगे है जोन में उत्तर पूर्वी जोन में है तो वो हल्का सा मध्यम गठन है, वहाँ पे मिट्टी का प्रकार। और जो तापमान है वो अधिकतम तापमान 33.8 है। और यहाँ की जो मुख्य फसल है वो मक्का और जूट है। जिले जो आते हैं वो पूर्णिया, कटिहार और सरहसा आता है। ठीक, आगे देखते हैं जलोढ़ मैदान। और यहाँ का जो मिट्टी है वो कैसी है, तो वो हल्की अम्लीय है, बलुआई से सिल्ट युक्त दोमट तक है। और इसका यहाँ जो वर्षापात है वो औसत है वो 1382 है। और न्यूनतम यहाँ का जो तापमान है वो 8.8 है। और अनारस देखिए, यहाँ का जो प्रमुख फसल है वो अनारस है। और यहाँ का जो क्षेत्र है वो सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया और किशनगंज है। और दक्षिण बिहार में क्या है, जलोढ़ से बलुआई दोमट है। और वर्षा का औसत जो है वो 1102 है। अधिकतम जो है यहाँ का तापमान वो 37.1 सेंटीग्रेड। और यहाँ का जो फेमस या प्रमुख जो फसल है वो चावल गेहूँ है। शेखपुरा और मुंगेर, जमुई यहाँ के क्षेत्रों में आते हैं। आगे है जलोढ़ मैदान जोन में। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, इसका जहाँ जो न्यूनतम है 7.8 है। आलू और आम ये सारे हैं। लखीमसराय, भागलपुर, बांका, रोहतास ये सारे क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तो देखिए जोन फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं। जोन में दिया है उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान। ठीक, यहाँ पे जो मिट्टी का प्रकार है वो मध्यम अम्लीय, भारी गठन, बलुआई, दोमट से चिकनी बाढ़ प्रवर्तक है। और यहाँ पे जो वर्षा का जल या वर्षापात है वो कितना है, तो वो 1235 है। और तापमान कितना है अधिकतम, तो 36.6 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम 7.7। यहाँ की जो मुख्य फसलें हैं चावल, गेहूँ, मक्का, आलू, ईख ये सारी हैं। और जिला इसके अंतर्गत पश्चिम चंपारण, पूर्वी सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, गोपालगंज, बेगूसराय ये सारे क्षेत्र आते हैं। अगला है उत्तरी पूर्वी जलोढ़ मैदान। इसमें जो है यहाँ की मिट्टी है वो हल्का सा मध्यम गठन है, हल्की अम्लीय है, बलुआही से सिलवट तक दोमट तक है। और जो यहाँ वर्षापात है औसत वो
82 है। अधिकतम जो यहाँ का तापमान है वो 33.8 है, न्यूनतम 8.8 है। प्रमुख फसल मक्का, जूट, अनारस है। और जो यहाँ के जिले हैं पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, अररिया और किशनगंज हैं। ठीक, अगला दिया है दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, देखिए यहाँ पे जो मिट्टी है वो जलोढ़ से बलुआई दोमट तक है। ठीक, और यहाँ जो वर्षापात है वो 1102 से है ये बेम। और यहाँ अधिकतम जितना तापमान है वो कितना है, तो वो 37.1 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम है 7.8 डिग्री सेंटीग्रेड। और यहाँ का जो प्रमुख फसल है चावल, गेहूँ, आलू, आम, अमरूद, ये सारे हैं। और ज़िले जो आते हैं वो शेखपुरा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, बांका, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया, ये सारे ज़िले आते हैं इस जोन में। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और जो बिहार की मिट्टियां हैं वो कौन कौन सी हैं देखते हैं हम लोग। गंगा का उत्तरी मैदान, यहाँ की जो मिट्टी है वो पर्वतपदीय चूनेदार। ठीक, और देखिए जो यहाँ की मिट्टी है गंगा के उत्तरी मैदान की पर्वतपदीय चूनेदार। और यहाँ के जो जिले हैं वो किस भाग में आते हैं, तो वो पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में आते हैं। जहाँ पे ये मिट्टी पूर्वपदी चूनेदार पाई जाती है वो पश्चिम चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग में पाए जाते हैं वो जिले। और तराई भाग, देखिए जो मिट्टी है वो तराई जो है वो पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक पाई जाती है। ठीक, और बांगर जो मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, तो वो पूर्णिया, सहरसा, कोसी नदी क्षेत्र में पाई जाती है बांगर मिट्टी। अम्लीय जो है वो दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इसे करेल या कैवाल मिट्टी भी कहा जाता है। किस मिट्टी को, अम्लीय मिट्टी को। तो एक क्वेश्चन है, करेल या कैवाल मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है, तो वो अम्लीय मिट्टी। कहाँ कहाँ, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में ये पाई जाती हैं। आगे है बलसुंदरी। इसका देखिए ये पूर्णिया के दक्षिण भाग से सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग तक, सारण और चंपारण के कुछ भाग में पाई जाती है ये मिट्टी। ठीक, खादर मिट्टी जो है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी है। आगे देखते हैं गंगा का दक्षिणी मैदान। यहाँ पे जो टाल मिट्टी है वो बक्सर से पीरपैंती तक। ठीक, कहाँ से कहाँ तक, बक्सर से पीरपैंती तक, पटना, मुंगेर और भागलपुर में अधिकता में पाई जाती है टाल मिट्टी। और जो बलथर है वो कैमूर पहाड़, राजमहल की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र के निकट, लोहा का अंश अधिक होने के कारण इनका रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक, किसका, बलथर मिट्टी का। आगे देखते हैं लाल बलुई। यहाँ पे जो कैमूर और रोहतास के पठारी भाग हैं मोटे अनाजों की खेती के लिए क्या माने जाते हैं, उपयुक्त माने जाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दिया है बिहार में कुल जल क्षेत्र कितना है, देखिए कितना है। जो बिहार में जल क्षेत्र है वो 3.8 लाख हेक्टेयर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.1% माना जाता है। आगे है बिहार के पिछले 10 वर्षों के दौरान सकल सिंचित क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई है। कुल सिंचित क्षेत्र वर्ष 2016-17 में 53.41 लाख हेक्टेयर था, जो वर्ष 2020-21 में बढ़कर कितना हो गया है, तो 54.96 लाख हेक्टेयर हो गया है। आगे दिया है नलकूप सिंचाई का मुख्य स्रोत है, जो कुल सिंचाई क्षेत्र के कितने प्रतिशत, देखिए कितने प्रतिशत के लिए जिम्मेदार है, तो वो 63.4% की सिंचाई के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद 30.9% हिस्सा किससे, नहरों के पानी के द्वारा सींचा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे दिया है सर्वाधिक 4.15 लाख हेक्टेयर सकल सिंचित क्षेत्र कहाँ, रोहतास जिले में था। और जो सबसे कम क्षेत्र था वो कहाँ, शिवहर जिले में। कितना था, तो 0.26 लाख हेक्टेयर था। विदित हो कि नहरों से सिंचाई के मामले में भी 3.07
लाख हेक्टेयर के साथ रोहतास शीर्ष पर था। और जिसके बाद क्या था, पश्चिम चंपारण और औरंगाबाद थी। ठीक, आगे दिया है राज्य में नहरों से कुल सिंचाई में इन तीनों जिलों का संयुक्त हिस्सा लगभग कितना हुआ करता था, तो वो था 38.4% हुआ करता था। ठीक, नहरों में से जो कुल सिंचाई होती थी वो इन जो तीनों ज़िले थे, इन तीनों ज़िलों का मिला के लगभग कितना 38.4% हिस्सा था। आगे दिया है ध्यातव्य है कि समस्तीपुर जिले की सर्वाधिक 2.40 लाख हेक्टेयर जमीन नलकूपों से सिंचाई के लिहाज से सुसज्जित थी, जिसके बाद सीतामढ़ी कितने लाख हेक्टेयर, 1.90 लाख हेक्टेयर, और कटिहार जो था वो 1.78 लाख हेक्टेयर का स्थान था। ठीक, आगे क्या दिया है, आगे दिया है कि जल संरक्षण और सिंचाई के लिए जल जीवन हरियाली अभियान का आरंभ बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कब किया गया, तो 26 अक्टूबर 2019 को किया गया था। कब किया गया, जल जीवन हरियाली अभियान का आरंभ किसके द्वारा किया गया, मुख्यमंत्री के द्वारा 26 अक्टूबर 2019 को किया गया। और इस योजना के तहत सारे सार्वजनिक पाइन आहारों और तालाबों का जीर्णोद्धार और बरसात के पानी को इकट्ठा करके सिंचाई के मकसद से बाद में उसका उपयोग करने के लिए छोटी नदी, नालों आदि पर चेक डैम या फिर वीयर का निर्माण किया जाना है। तो देखिए ध्यान से एक बार फिर से, जो जल जीवन हरियाली अभियान है इसका आरंभ 26 अक्टूबर 2019 को किया गया। ये पॉइंट आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे है जल संसाधन। बृहद और मध्य सिंचाई योजनाएं जल संसाधन विभाग की जिम्मेवारी है, जिससे क्या है, राज्य में 53.53 लाख हेक्टेयर चरम सिंचाई वो क्षमता का अनुमान किया गया है। इसे बृहद और मध्य सिंचाई परियोजना के जरिए सृजित किया जा सकता है। मार्च 2022 तक 37.22 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र जो क्षमता है वो सृजित की जा चुकी थी। ठीक, आगे क्या दिया है, इसी वर्ष 28.22 लाख हेक्टेयर में सिंचाई भी की गई थी। आगे दिया है बिहार में फसल सघनता को बढ़ाने के लिए कुछ कदम। इसके अंतर्गत क्या कह रहा है कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, बावजूद इसके वैज्ञानिक एवं नवाचारी कृषि की प्रकृति यहाँ बहुत कम दिखाई देती है। हालांकि बिहार सरकार ने बिहार की फसल सघनता वर्तमान में केवल 1.44 को बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ का विवरण अगर देखते हैं क्या क्या है, तो वो है पश्चिम कोसी नहर योजना। इसके अंतर्गत क्या दिया है कि इस बहुउद्देशीय परियोजना का 35.13 किलोमीटर हिस्सा नेपाल में है और 56.69 किलोमीटर हिस्सा भारतीय क्षेत्र में है। ठीक, किस योजना के तहत, तो पश्चिम कोसी नहर योजना के तहत। ठीक, आगे है 803 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय वाली यह परियोजना मधुबनी और दरभंगा जिले में निर्माणाधीन है। ठीक, इस योजना से देखिए क्या कह रहा है कि जो 803 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय वाली यह परियोजना कहाँ, मधुबनी और दरभंगा जिले में निर्माणाधीन है। ठीक, आगे कह रहा है इस योजना से कुल 2,65,265 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित होगी, जिससे मधुबनी जिले के 19 और दरभंगा जिले के 5 प्रखंड क्या होंगे, लाभान्वित होंगे। और इस योजना को कब तक पूरा करने का लक्ष्य था, तो ये मार्च 2023 तक। आगे दिया है हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना। तो इसके अंतर्गत क्या कह रहा है कि राज्य सरकार ने इस अग्रणी पहल की शुरुआत 7 निश्चय 2 के तहत की है। ठीक, इस योजना को हर खेत तक सिंचाई का पानी नाम दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि राज्य के सभी गांवों में असिंचित खेतों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना।
आगे कह रहा है लघु जल संसाधन, कृषि, ऊर्जा और पंचायती राज विभागों के साथ जल संसाधन विभाग पर भी इन योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी है। इस पहल के अंतर्गत की योजनाओं के लिए वर्ष 2022-23 में कुल कितना 100 करोड़ का बजट उपलब्ध कराया गया। हर खेत तक सिंचाई का पानी का जो योजना है उसका क्रियान्वयन अगले 5 वर्षों में दक्षिण बिहार के औरंगाबाद, अरवल, बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय, पटना, गया, नवादा, नालंदा, लखीसराय, बांका, जमुई, भागलपुर, कैमूर, रोहतास, शेखपुरा, मुंगेर और जहानाबाद जिलों में किया जाना है। ठीक, जो ये हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना है इसका क्रियान्वयन जो है वो अगले 5 वर्षों में इन सारे जिलों में किया जाना है। कौन कौन जिले आते हैं उसके अंतर्गत? तो दक्षिण बिहार के अरवल, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय, पटना, गया, नवादा, नालंदा, लखीसराय, बांका, जमुई, भागलपुर, कैमूर, रोहतास, शेखपुरा, मुंगेर और जहानाबाद, इन सारे जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन करना है। आगे दिया है कि राज्य के हर खेत को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के मकसद से कृषि विभाग ने 7 निश्चय 2 के तहत 30 फीट से कम चौड़ाई वाले 1480 पक्के चेक डैम के निर्माण की स्वीकृति दी है। जिसका 5 वर्षों 2021-22 से 2025-26 में योजना आवंटन 123.16 करोड़ रुपया होगा। पक्के चेक डैम के निर्माण से राज्य में भूजल का स्तर जो है वो बढ़ेगा। योजना के पहले और दूसरे वर्ष में अभी तक कितना 424 पक्के चेक डैम का निर्माण किया जा चुका है। आगे है अगला कमला नदी पर बराज निर्माण। तो इसके अंतर्गत क्या कह रहा है 405.66 करोड़ रुपए के व्यय से कमला नदी पर क्या बराज का निर्माण प्रगति पर है और योजना के पूर्ण होने पर का जो शीघ्र अनुमान है ठीक इस योजना का इसका वर्तमान कृषि कमांड क्षेत्र जो है वो कितना 28.38 हेक्टेयर है और इस बराज में से कितना 1175 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित होगी। इससे कुल कृषि कमांड क्षेत्रफल जो है वो कितना है 29,559 हेक्टेयर हो जाएगा। इसके अलावा क्या है इस बराज के निर्माण से जो जल मार्ग का प्रवाह है वो कितना है तो वो 292.50 मीटर से बढ़कर 550 मीटर हो जाएगा, जिससे बाढ़ के दौरान जल स्तर बढ़ने के मामलों में कमी आएगी। आगे दिया है प्रमुख नदी परियोजनाएं। इसके अंतर्गत क्या कह रहा है गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है और ये बिहार के वाल्मीकि नगर के निकट गंडक नदी पर निर्मित है। कौन गंडक परियोजना तो ये कहाँ देखिए क्या है बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। कौन गंडक परियोजना ठीक आगे कह रहा है गंडक परियोजना से 2 नहरें निकाली गई हैं। पहली है तिरहुत नहर जो पश्चिम की ओर है और सारण नहर जो पूर्व की ओर है। आगे दिया है अगला पॉइंट बिहार की प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना सोन परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी के पास वारुण नामक स्थान पर बांध बनाकर किया गया था। ठीक आगे दिया है डेहरी के पास से सोन नदी से 2 नहरें निकाली गई हैं। कौन कौन पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। इस आगे है कि सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं। कौन कौन डेहरी जल विद्युत केंद्र कितना 6.6 मेगावाट और जो दूसरा है वो वारुण जल विद्युत केंद्र कितना वो 3.3 मेगावाट है। ठीक जो डेहरी के पास से सोन नदी से 2 नहरें निकाली गई हैं उनमें है पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर और सोन नहर पर जो 2 जल विद्युत केंद्र स्थापित किए गए हैं पहला है डेहरी जल विद्युत केंद्र दूसरा है वारुण जल विद्युत केंद्र। आगे देखते हैं आगे दिया है वर्ष
1973 में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सोन नदी से संबंधित जल बंटवारा समझौता किया गया। बाण सागर जलाशय का निर्माण मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर बांध बनाकर किया गया था। ठीक, आगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि बाण सागर समझौते के तहत सोन और उसकी सहायक नदियों का कुल वार्षिक जल प्रवाह कितना है? 14,250 लाख हेक्टेयर फीट संभावित है, जिसमें बिहार को 7,750 लाख एकड़ जो फीट, उत्तर प्रदेश को कितना है? तो वो 1,250 लाख एकड़ फीट है और मध्य प्रदेश को 5,250 लाख एकड़ फीट आवंटित किया गया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जो बाण सागर समझौते के तहत सोन और उसकी सहायक नदियों का कुल वार्षिक जल प्रवाह है वो कितना है? तो वो कितना है? वो 14,250 लाख एकड़ फीट संभावित है। बिहार को कितना है? तो 7,750 लाख एकड़ फीट। उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश को है वो कितना? 1,250 लाख एकड़ फीट और मध्य प्रदेश को 5,250 लाख एकड़ फीट आवंटित किया गया है। जो समझौता हुआ है उसमें ये भी प्रावधान था कि यदि सोन के क्षेत्र में कम जल उपलब्धता होगी तो ये तीनों राज्यों के हिस्से में जो कटौती होगी उससे सोन नहर के लिए सुरक्षित 50 लाख एकड़ फीट जल आवंटन प्रभावित नहीं होगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि बाण सागर जलाशय से मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश को 2:1:1 के अनुपात में जल आवंटित किया जाएगा। ठीक, और यहाँ इसके निर्माण की जो लागत भी इसी अनुपात में बांटी गई थी। और आगे कह रहा है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य नहरों का भी बिहार में विकास किया गया है। उनमें कौन कौन से आते हैं तो देखते हैं। आता है ढाका नहर। ढाका नहर ये पूर्वी चंपारण पर। आगे है तेउर नहर। तेउर नहर जो है वो पूर्वी चंपारण में तेउर नदी पर है। ठीक, आगे अगली नहर है कमला नहर। इसके अंतर्गत क्या है? कमला नहर जो है वो कमला नदी पर है। ठीक, दरभंगा और मधुबनी जिले में है ये कमला नहर। सकरी नहर सकरी नदी पर है, ये गया और मुंगेर जिले में है। आगे है अगली नहर जमुना नहर। तो जो जमुना नहर है वो जमुना नदी के बाईं ओर जहानाबाद जिले में है। ठीक, आगे दिया है दुर्गावती जलाशय योजना कैमूर जिले की सिंचाई योजना है। जो दुर्गावती जलाशय योजना है वो कैमूर जिले की सिंचाई योजना है और दुर्गावती नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलकर कर्मनासा नदी में मिलती है। कहाँ मिलती है? किस नदी में? कर्मनासा। कर्मनासा नदी को क्या अपवित्र नदी माना जाता है या फिर अशुभ नदी माना जाता है। ठीक, आगे दिया है ऊपरी किउल जलाशय परियोजना किउल नदी पर बांध बनाकर निर्मित की गई है। आगे दिया है बागमती परियोजना के अंतर्गत सीतामढ़ी के डांग के पास रामनगर में बांध बनाकर नहर निकाली गई है। बरनाल जलाशय योजना जमुई जिले की बरनाल नदी पर निर्मित है। तो जो बरनाल जलाशय योजना है वो कहाँ, किस जिले में? जमुई जिले में है। किस नदी पर? तो बरनाल नदी पर निर्मित है। ठीक, आगे दिया है कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन। ठीक, CADWM का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी के तहत किया जा रहा है। त्वरित सिंचाई लाभ योजना के तहत प्राथमिकता वाली 99 चिन्हित योजनाओं में से 2 योजनाएं बिहार में है। कौन? दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बराज योजना। ठीक, आगे दिया है सिंचाई परियोजनाएं। इसके अंतर्गत देखते हैं क्या कह रहा है। जो बृहद सिंचाई परियोजना है वो 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्रफल होता है। ठीक, और मध्यम सिंचाई परियोजना वो 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्रफल होता है। ठीक, आगे लघु सिंचाई परियोजना जो है वो 2,000 हेक्टेयर तक कृषि योग्य क्षेत्रफल के लिए होती है। ठीक, आगे क्या है बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना। इसके अंतर्गत है यह योजना राज्य के सभी 38 जिलों के
हर प्रखंड में चल रही है। कौन सी? बिहार शताब्दी निजी जलकूप योजना। आगे है अगली योजना त्वरित सिंचाई लाभ योजना। इसके अंतर्गत है यह योजना नवादा, कहाँ? नवादा, रोहतास, कैमूर और सीतामढ़ी में चल रही है। इस योजना के तहत दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बराज योजना का विकास किया जा रहा है। ठीक, आगे देखते हैं। बिहार की प्रमुख नदी घाटी और उनकी जो परियोजनाएं हैं वो हैं, तो देखिए नाम, जो कोसी जल विद्युत परियोजना है ये किस कोसी नदी पर है? बिहार राज्य में है। भारत, देखिए बिहार और नेपाल में है। ठीक, ये कौन सी? कोसी जल विद्युत परियोजना। आगे है सोन परियोजना, सोन नदी में है। ठीक, कहाँ पे है? सोन नदी पर, और ये बिहार राज्य में है। आगे है गंडक परियोजना, ये गंडक नदी पर है। बिहार, उत्तर प्रदेश और नेपाल यहाँ पे है। ठीक, इन देशों में है। आगे दिया है बाण सागर परियोजना, ये किस नदी पर है? तो सोन नदी पर। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इन सारे भाग में है ये परियोजना। ठीक, आगे देखते हैं। कोसी जल विद्युत परियोजना, इसके अंतर्गत दिया है भारत और नेपाल के मध्य इस परियोजना के लिए वर्ष 1954 में आपसी सहमति हुई थी और इसके अंतर्गत नेपाल के भीमनगर में कोसी बैराज का निर्माण किया गया। कहाँ किया गया है? तो भीमनगर में। ठीक, नेपाल के भीमनगर में कोसी बैराज का निर्माण किया गया है। इस बैराज का निर्माण वर्ष 1959 में प्रारंभ हुआ और वर्ष 1963 में पूर्ण हुआ था। और पूर्वी जो कोसी नहर है ये मुख्य सिंचाई परियोजना और पश्चिमी कोसी नहर वो मुख्य सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया था। आगे देखते हैं। और जो इनका निर्माण काल है वो क्या है? तो वो 1961 में प्रारंभ किया गया। और कोसी पूर्वी नहर गृह, देखिए यहाँ पे कोसी जो पूर्वी नहर है ये विद्युत गृह की स्थापना 1978 में हुई थी। ठीक, आगे दिया है गंडक परियोजना। गंडक परियोजना के अंतर्गत क्या कह रहा है? गंडक परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। किसकी किसकी? भारत और नेपाल की। ठीक, इस परियोजना के लिए भारत और नेपाल के मध्य दिसंबर 1959 में एक समझौता हुआ था। इस परियोजना के अंतर्गत पश्चिम चंपारण जिले में पूर्वी जल विद्युत परियोजना स्थापित की गई थी। आगे दिया है कि यह जल विद्युत परियोजना वर्ष 1964 में प्रारंभ की गई और वर्ष 1968 में पूर्ण हुई थी। और इस परियोजना के तहत गंडक नदी पर 2 सिंचाई परियोजनाएं निर्मित की गईं और इन परियोजना को वर्ष 1961 में तत्कालीन योजना आयोग द्वारा मंजूरी प्राप्त हुई थी। ठीक, आगे है अगली परियोजना सोन परियोजना। सोन परियोजना के अंतर्गत दिया है कि सोन नदी पर सोन जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है और इसके तहत सोन बैराज, पूर्वी और पश्चिमी लिंक नहर तथा 2 नहर सिंचाई परियोजनाएं निर्मित की गई हैं। आगे है सोन बैराज, जिसे इंद्रापुरी कदबन बैराज भी कहा जाता है, एक जलाशय है जिसका निर्माण वर्ष 1960 में प्रारंभ हुआ और 1965 में पूर्ण हुआ था। ठीक, तो देखिए जो सोन बैराज है इसको क्या इंद्रापुरी कदबन बैराज भी कहा जाता है। ये क्या है? इंद्रापुरी जो बैराज है ये क्या है? एक जलाशय है जिसका निर्माण वर्ष 1960 में प्रारंभ हुआ, 1965 में पूरा हुआ था। और सोन पूर्वी और पश्चिमी लिंक नहर पर विद्युत गृह का निर्माण किया गया जिसे क्रमशः 1986 और 1993 में पूर्ण किया गया था। ठीक, आगे दिया है सोन नहर प्रणाली। देखिए क्या कह रहा है कि सोन नहर प्रणाली भारत की प्राचीन नहर प्रणाली में से एक है और इसका जो परिचालन है वो 1874 ईस्वी में किया गया। ठीक, आगे देखते हैं नदियों का अंतर संबंध। जो नदियों का अंतर संबंध है इसके अंतर्गत क्या कह रहा है?
बिहार राज्य पानी के मामले में विरोधाभासी समस्याओं से पीड़ित है। उत्तर बिहार बाढ़ का सामना करता है तो दक्षिण बिहार सूखा प्रवण है। जो बिहार राज्य है ये पानी के मामले में क्या है, विरोधाभासी समस्याओं से पीड़ित रहता है हमेशा। जो उत्तर बिहार है वो बाढ़ का सामना करता है, दक्षिण बिहार है वो वहाँ सूखा से परेशान रहता है। तो दक्षिण बिहार में सूखे के समाधान और उत्तर बिहार में बाढ़ का खतरा कम करने के लिए राज्य नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है। ठीक, इसमें क्या है, जल विद्युत परियोजनाओं में है। जो परियोजना है वो जो डेहरी परियोजना है वो किस ज़िले में, तो वो रोहतास ज़िले में है। और जो वरुण है वो औरंगाबाद में है। वाल्मीकि नगर जो है वो पश्चिम चंपारण में है। कटैया ये सुपौल में है। कौन, कटैया जो है ये सुपौल में है। अगनूर है वो अरवल में है। आगे है, अगला देखते हैं। नासरीगंज ये किस ज़िले में है, तो ये भी रोहतास ज़िले में है। कहाँ पे है, रोहतास ज़िले में। त्रिवेणी है पश्चिम चंपारण में। श्रीखंडी है रोहतास में। सेबारी है रोहतास में। बेलसार है अरवल में। अरवल में। और आगे दिया है जौनागरा। जौनागरा कहाँ है, रोहतास में। और डगमारा भी सुपौल में है। आगे देखते हैं बिहार में बाढ़। बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ प्रवण राज्य है। यहाँ बाढ़ लगभग नियमित घटना है। हालांकि उसकी तीव्रता में अंतर होता है लेकिन हमेशा यहाँ पे बाढ़ आता रहता है। तो आगे दिया है राज्य में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र लगभग कितने हैं, 68,800 वर्ग किलोमीटर। जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर का लगभग 73.06% है। ठीक, आगे देखते हैं। उत्तर बिहार का मैदानी भाग बाढ़ के लिहाज से खास तौर पर असुरक्षित है। कौन सा भाग, उत्तर बिहार का मैदानी भाग। यहाँ की जो लगभग 76% आबादी वो बाढ़ प्रवण है। आगे दिया है भारत के 400 लाख हेक्टेयर बाढ़ प्रवण क्षेत्र में बिहार के जो बाढ़ प्रवण क्षेत्र का हिस्सा कितना है, तो वो 17.2% है। आगे देखते हैं। और इसी प्रकार जो देश की कुल बाढ़ प्रभावित आबादी का कितना हिस्सा है, तो वो 22.1% हिस्सा जो है वो उत्तर बिहार में मैदानी भागों में निवास करता है या फिर रहता है। आगे है, वर्ष 2021-22 में बिहार में बाढ़ के कारण 32 जिलों में क्षति पहुंची, जिससे कितना 6.54 लाख हेक्टेयर फसल क्षेत्र के प्रभावित होने से फसल उत्पादन को कितना नुकसान हुआ, तो 929.60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। आगे है, आगे कह रहा है बिहार में बड़े पैमाने की बाढ़ों का मुख्य कारण यह है कि उत्तर बिहार की लगभग सारी नदियां जो हैं वो उत्तर में स्थित नेपाल की तीव्र ढाल से दक्षिण दिशा में बहकर आती हैं और अपने साथ भारी मात्रा में गाद लाती हैं, जिससे नदियों में क्या बेसिन उथले होते जाते हैं। ठीक, आगे दिया है। इसके अलावा और क्या कारण है, इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और झारखंड से बहकर आने वाली नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हैं। ये सारे कारण क्या बनते हैं बिहार में बाढ़ आने के। ये सारी नदियां अंततः विभिन्न स्थानों पर गंगा में मिल जाती हैं। वर्षा ऋतु में ऐसी सारी नदियां बिहार में बाढ़ संबंधी असुरक्षित स्थिति की स्रोत बनती हैं। आगे क्या कह रहा है, बाढ़ प्रवण जिले। बाढ़ प्रवण जिले के अंतर्गत क्या कह रहा है, बिहार के 38 जिले में से 28 जिले बाढ़ प्रवण है और इन 28 जिलों में से 15 को अत्यंत बाढ़ प्रवण माना जाता है। और इनमें देखते हैं क्या क्या है। जो अत्यंत बाढ़ प्रवण जिले हैं उनमें कौन कौन से हैं, तो ये देखिए उत्तर बिहार, इनके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार। ये 15 जिले हैं
जो क्या है अत्यंत बाढ़ प्रवण जिले माने जाते हैं उत्तर बिहार के। आगे देखते हैं, और जो अन्य है बाढ़ प्रवण जिले उत्तर बिहार के, उनमें कौन कौन से आते हैं, तो उनमें 7 जिले हैं, पश्चिम चंपारण, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, ये 7 जिले अन्य बाढ़ प्रवण में आते हैं। और दक्षिण बिहार में कौन कौन से हैं, तो पटना है, नालंदा है, भोजपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा, ये 6 जिले आते हैं अन्य बाढ़ प्रवण जिलों में। आगे दिया है बिहार की जलवायु एवं पर्यावरण। इसके अंतर्गत क्या कह रहा है, अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बिहार जो है वो उपोष्ण जलवायु में स्थित प्रदेश है। किस जलवायु में, तो वो उपोष्ण जलवायु में स्थित प्रदेश है। और बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु और पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु है। कैसी जलवायु है, बिहार के पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु है और पश्चिमी भाग में अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है। और बिहार राज्य की जलवायु कैसी है, मानसूनी प्रकार की है। किस प्रकार की, बिहार राज्य की जलवायु मानसूनी प्रकार की है। और यहाँ वर्ष में 3 प्रमुख मौसम होते हैं, ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से मध्य जून तक होते हैं, वर्षा ऋतु जो मध्य जून से मध्य अक्टूबर तक माना जाता है, और शीत ऋतु। शीत ऋतु कब से कब तक, मध्य अक्टूबर से फरवरी तक माना जाता है। और जो राज्य में सर्वाधिक वर्षा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है बिहार राज्य में। आगे है जलवायु वर्गीकरण। कोपेन के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण है उसको देखते हैं क्या कहता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार की जलवायु को CWG मध्य तापीय या गंगा तुल्य से प्रदर्शित किया जाता है, जिसे 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से हैं देखते हैं। CWA इसमें क्या क्या है, किशनगंज, पश्चिम चंपारण, जोगबनी, अररिया आदि उत्तरी बिहार का क्षेत्र आता है। और जो CSA है इसके अंतर्गत कितने आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र, तो पटना है, गया, मुंगेर, जहानाबाद आदि जो दक्षिण बिहार का क्षेत्र है वो आते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, जो कोपेन के अनुसार किस बिहार की जलवायु को किससे, CWG से प्रदर्शित किया जाता है। और इसको 2 भागों में, किससे किससे, CWA और CSA। तो CWA में कौन आता है, किशनगंज, पश्चिम चंपारण, जोगबनी, अररिया, ये सारे उत्तरी बिहार के क्षेत्र आते हैं। और CSA में पटना है, गया, मुंगेर, जहानाबाद आदि ये दक्षिणी बिहार के क्षेत्र आते हैं। आगे है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन। इसके अंतर्गत है जो बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है, देखिए क्या कह रहा है, बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है और यह उपोष्ण क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ नम उपोष्ण जलवायु पाई जाती है। आगे दिया है जलवायु परिवर्तन के, देखिए क्या कह रहा है यहाँ से, जलवायु परिवर्तन के मामले में बिहार में वर्ष 2018-19 जलवायु परिवर्तन को मुख्य धारा में लाने वाला वर्ष रहा। ठीक, फिर से एक बार देखते हैं, जलवायु परिवर्तन के मामले में जो बिहार में 2018-19 में जलवायु परिवर्तन को मुख्य धारा में लाने वाला वर्ष रहा। सबसे पहले तो पर्यावरण और वन विभाग का नाम बदलकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग कर दिया गया। आगे है आपदा प्रबंधन। इसके अंतर्गत क्या दिया है पूरा बिहार प्राकृतिक और मानवकृत दोनों प्रकार की आपदाओं के लिहाज से असुरक्षित है। बिहार के 38 में से 28 जिले बाढ़ प्रवण और 33 जिले सिस्मिक जोन 3, 4 और 5 में आते हैं। दक्षिण बिहार के 8 जिले गया, नवादा, जमुई, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, कैमूर और बांका ये अत्यंत सूखा प्रवण क्षेत्र माने जाते हैं। और इनके अलावा राज्य के विभिन्न जिलों में अक्सर क्या चक्रवाती आंधी, तेज आंधी, शीतलहर और मानव जनित आपदाएं भी आती रहती हैं। और साथ ही साथ अग्नि संबंधी दुर्घटनाएं भी आम बात है, जिससे आमतौर पर झोपड़ियों में रहने वाली गरीबी रेखा के नीचे की आबादी जो है वो खास तौर पर प्रभावित होती है। अतः जो आपदाओं का कुशल प्रबंधन है वो राज्य सरकार के लिए क्या है, चिंता का मुख्य विषय है।
और वन विभाग का लगभग 74% व्यय जलवायु परिवर्तन पर और इस व्यय का 24% हिस्सा जलवायु संबंधी जोखिमों के लिहाज से अति संवेदनशील चीज़ों पर था। देश में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के प्रति अनुक्रिया दर्शाते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP की शुरुआत की गई, जिसके तहत प्रभावित शहरों को अपने शहर के लिहाज से स्वच्छ वायु कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के मद्देनज़र बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद BSPCB द्वारा पटना, गया और मुजफ्फरपुर के लिए स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार की जा रही हैं। आगे है बिहार की कृषि जलवायु विवरणी। बिहार जो वो देश के पूर्वी भाग में अवस्थित राज्य है, जो हिमालय की निचली पहाड़ियों, गंगा के मैदान, विंध्य के पठार और लघु गोंडवाना बेसिन से घिरा है। आगे है राज्य पूर्व पश्चिम में। देखिए क्या कह रहा है, राज्य पूर्व पश्चिम में 483 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण में 345 किलोमीटर में फैला हुआ है। आगे दिया है समुद्र तट रहित। देखिए क्या कह रहा है, समुद्र तट रहित बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल देश अवस्थित है। राज्य की मुख्य नदी कौन? गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हुई राज्य को उत्तरी और दक्षिण दो हिस्सों में विभाजित करती है। आगे क्या कह रहा है, आगे दिया है राज्य के 3 विशिष्ट। देखिए क्या कह रहा है कि राज्य के 3 विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। पहला दिया है 13 जिलों वाला उत्तर पश्चिमी जोन, जिसमें कितना 1040 से 1450 मिलीमीटर तक वर्षापात होता है और मिट्टी कौन होती है? बलुई दोमट। दूसरा दिया है 8 जिलों वाला उत्तर पूर्वी जोन, जिसमें 1200 मिलीमीटर से 1700 मिलीमीटर तक वर्षा होती है और मिट्टी कौन है? दोमट या फिर चिकनी दोमट है। और तीसरा कह रहा है 17 जिलों वाला दक्षिणी जोन, जिसमें 990 से 1240 मिलीमीटर तक वर्षा होती है और मिट्टी बलुई दोमट है। दोमट चिकनी या फिर चिकनी दोमट है, तो ये है ठीक। राज्य 24 डिग्री 20 मिनट से 27 डिग्री 31 मिनट उत्तरी अक्षांशों और 83 डिग्री 19 मिनट से 88 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच समुद्र तट से औसतन जो ऊंचाई है वो 52.7 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। ठीक। और राज्य में 3 स्पष्ट मौसम होते हैं। कौन कौन होते हैं? जाड़ा है, गर्मी और बरसात। ठीक, ये सारे जो है 3 मौसम होते हैं इस राज्य में। आगे दिया है वार्षिक औसत तापमान जाड़ा के दिसंबर फरवरी महीने के 8 डिग्री सेल्सियस से गर्मी के अप्रैल जून महीनों के 38 डिग्री सेल्सियस तक रहता है यहाँ का तापमान। और जो सर्वाधिक वर्षा है वो उत्तर पूर्वी जोन में होती है, जिसका वार्षिक औसत कितना है? लगभग 1450 मिलीमीटर होता है। और व्यापक प्रकार की यहाँ जो उर्वर जलोढ़ मिट्टी और प्रचुर जल संसाधनों को देखते हुए राज्य में कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों के विकास की काफ़ी संभावना है। तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक लाइक कर दें, ताकि इस क्लास से और लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन ढंग से करते रहिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम ज़्यादा नहीं है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।